बॉलीवुड की चकाचौंध से मीलों दूर पंजाब की शांत और सौंधी मिट्टी में रिश्तों को हमेशा उसूलों से जिया जाता है। आज से 50 साल पहले जब माया नगरी में ड्रीम गर्ल के लिए एक बसा बसाया घर टूटा तो एक खामोश जंग शुरू हुई थी। एक ऐसी जंग जिसमें न तो कोई हथियार उठाया गया और न ही कोई तमाशा हुआ, लेकिन इसकी गूंज आज आधी सदी बाद और यहाँ तक कि धर्मेंद्र जी के निधन के बाद भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सुनाई देती है। आज हम धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की कहानी का वो अनकहा और सबसे गहरा पन्ना खोलेंगे जो अब तक पीआर एजेंसियों की भारी भरकम फाइलों में दबा हुआ था। प्रकाश कौर के उस बेबाक सच और हेमा मालिनी के दबे हुए कबूलनामे में आखिर ऐसा क्या है जो धर्मेंद्र के गुजर जाने के बाद आज भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। आज हम इस 50 साल पुराने राज को बिल्कुल निष्पक्ष, गहराई और सीधे तरीके से डिकोड करेंगे। लेकिन इस ऐतिहासिक हकीकत की गहराई में उतरने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद करते हुए जय हिंद जरूर लिखें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस महागाथा की असली शुरुआत मुंबई के किसी चमचमाते स्टूडियो या बड़े फिल्म सेट पर नहीं हुई थी। इस कहानी की जड़ें पंजाब के लुधियाना साहनेवाल की मिट्टी में गहराई तक ढंसी हुई है। यह 1950 के दशक का वो दौर था जब भारत नया नया आजाद हुआ था। उस समय जिंदगी बहुत सीधी, सरल और गहरे पारिवारिक उसूलों पर आधारित हुआ करती थी। रिश्तों का मतलब सिर्फ फायदे या नुकसान का सौदा नहीं था, बल्कि सातों जन्मों का एक अटूट और पवित्र विश्वास हुआ करता था। साल 1954 में धर्म सिंह देओल नाम के एक आम, सीधे सादे और गठीले बदन वाले युवा की शादी प्रकाश कौर नाम की एक बेहद संस्कारी, घरेलू और जमीन से जुड़ी महिला से कर दी गई। उस समय धर्मेंद्र की उम्र महज 19 साल थी। उनके कंधों पर इतनी कम उम्र में ही परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। प्रकाश कौर कोई आधुनिक ख्यालों वाली लड़की नहीं थी। वे एक ऐसी पारंपरिक भारतीय महिला थीं जिनके लिए उनका पूरा संसार उनके माता पिता के दिए हुए संस्कार, उनका घर, उनके पति और बाद में उनके बच्चे ही थे। शादी के बाद प्रकाश कौर ने अपना पूरा जीवन अपने पति की तरक्की और परिवार की सुख शांति के लिए बिना किसी शर्त के समर्पित कर दिया। जब धर्मेंद्र की आंखों में रुपहले पर्दे का सपना जागा और उन्होंने बंबई, आज का मुंबई की एक बिल्कुल अनजान दुनिया का रुख किया, तब उनके इस कड़े और अनिश्चित संघर्ष में सबसे बड़ा और खामोश सहारा प्रकाश कौर ही थीं। यह सोचना बहुत आसान लगता है कि एक इंसान शहर गया और हीरो बन गया, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत भयानक होती है। पति मीलों दूर एक महानगर में अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद कर रहा था। पैसे की भारी तंगी थी, भविष्य पूरी तरह से अंधकार में था और पीछे पंजाब के गांव में प्रकाश कौर एक मजबूत पिलर, स्तंभ की तरह पूरे देओल परिवार को अकेले संभाल रही थीं। प्रकाश कौर ने कभी अपने पति के सपनों की उड़ान के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी की। उन्होंने कभी यह शिकायत नहीं की कि उनका पति उन्हें समय नहीं दे रहा है या परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। सालों की कड़ी मेहनत, अनगिनत रिजेक्शन और कड़े संघर्ष के बाद जब धर्मेंद्र को आखिरकार बंबई में कामयाबी मिली और वे अपने पूरे परिवार को मुंबई ले आए, तब भी प्रकाश कौर ने खुद को उस फिल्मी दुनिया की चकाचौंध, नकली हंसी और दिखावे वाली जीवन शैली से बहुत दूर रखा। उन्हें माया नगरी के ग्लैमर, कैमरों की चमक और फिल्मी पार्टियों से कोई लगाव नहीं था। वे मुंबई के एक आलीशान बंगले में रहकर भी पंजाब की उसी सादगी को जी रही थीं। उनकी दुनिया उनके 4 बच्चों सनी, बॉबी, विजेता और अजेता और उनके पति के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन शायद उस समय इस भोली भाली पत्नी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस माया नगरी ने उनके पति को देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाया है, वही माया नगरी एक दिन उनके घर की शांति को हमेशा के लिए एक दर्दनाक तूफान में बदल देगी। 1970 का दशक भारतीय सिनेमा का वो सुनहरा और रूमानी दौर था जब पर्दे की कहानियों को आम जनता असल जिंदगी का हिस्सा मान लिया करती थी। उस दौर में कुछ गिनी चुनी फिल्म पत्रिकाओं का बोलबाला था और उनके जरिए सितारों की एक आदर्श, बेदाग और भगवान जैसी छवि गढ़ी जाती थी। पीआर एजेंसियां यह तय करती थीं कि जनता को क्या सोचना है और क्या देखना है। इसी सुनहरे दौर में साल 1970 में फिल्म
तुम हसीन मैं जवां के सेट पर धर्मेंद्र की पहली मुलाकात उस समय की सबसे खूबसूरत, टैलेंटेड और कामयाब अभिनेत्री हेमा मालिनी से हुई। हेमा मालिनी दक्षिण भारत से आई एक ऐसी बेहतरीन शास्त्रीय नृत्यांगना और अभिनेत्री थीं जिन्हें पूरा देश ड्रीम गर्ल के नाम से पूजता था। फिल्मों के सेट पर लगातार एक साथ काम करते हुए धर्मेंद्र और हेमा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। लगातार कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद जब ऐतिहासिक फिल्म शोले आई तो उसने इस जोड़ी के जादू को दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। पर्दे पर वीरू और बसंती की प्रेम कहानी देखकर दर्शक तालियां बजा रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत बहुत अलग, स्याह और जटिल थी। धर्मेंद्र कोई कुंवारे नायक नहीं थे, वे एक शादीशुदा इंसान थे और 4 बच्चों के जिम्मेदार पिता थे। जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के इस बढ़ते हुए रिश्ते की सुगबुगाहट बंबई के फिल्म स्टूडियोज की दीवारों से निकलकर जुहू में स्थित प्रकाश कौर के घर तक पहुंची होगी, तो जरा उस पत्नी की मानसिक और भावनात्मक स्थिति का गहराई से विश्लेषण कीजिए। एक ऐसी महिला जिसने अपने पति को तब से टूटकर चाहा था जब वह दुनिया की नजरों में कुछ भी नहीं था, जिसने अपनी पूरी जवानी और अपने सारे सपने उस परिवार को सींचने में लगा दिए। उसके लिए यह एहसास कितना दर्दनाक और दिल चीरने वाला रहा होगा कि उसके पति की जिंदगी में अब कोई और औरत अपनी जगह बना चुकी है। लेकिन प्रकाश कौर की शानदार परवरिश ने उन्हें बिखरना या टूटना नहीं सिखाया था। उन्होंने कभी कोई सार्वजनिक तमाशा नहीं किया और न ही कभी अपने पति की इज्जत उछाली। उनकी खामोशी और उनकी गरिमा ही उनका सबसे बड़ा और सबसे धारदार हथियार थी। हेमा मालिनी की खूबसूरती और उनके टैलेंट का जादू ऐसा था कि उस दौर के कई बड़े और दिग्गज सितारे अपना दिल हार चुके थे। महान अभिनेता संजीव कुमार हेमा मालिनी से इस कदर बेइंतहा प्यार करते थे कि उन्होंने बाकायदा अपने परिवार को हेमा मालिनी के घर शादी का औपचारिक प्रस्ताव लेकर भेजा था। लेकिन हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती ने इस रिश्ते को साफ तौर पर मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक और बड़े सुपरस्टार जितेंद्र के साथ तो हेमा मालिनी की शादी की तैयारियां बाकायदा शुरू हो गई थीं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक दोनों परिवारों की रजामंदी से चेन्नई में जितेंद्र और हेमा की शादी की रस्में बहुत ही गुपचुप तरीके से होने ही वाली थीं। लेकिन जैसे ही यह पक्की खबर मुंबई में धर्मेंद्र तक पहुंची, उनके भीतर का वीरू पूरी तरह से जाग उठा। वे रातों रात एक विशेष फ्लाइट लेकर सीधे चेन्नई पहुंचे और शादी के मंडप में एक ऐसा हाई वोल्टेज और भावनात्मक ड्रामा खड़ा कर दिया जो किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उन्होंने बंद कमरे में हेमा मालिनी से अकेले में बात की, उन्हें मनाया, अपनी भावनाओं का इजहार किया और आखिरकार जितेंद्र से उनकी शादी होने से रोक दी। यह एक ऐसा ऐतिहासिक वाकया था जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अंदर तक हिलाकर रख दिया। लेकिन इस पूरी दीवानगी, इस पागलपन और प्यार के जुनून में वो यह बात पूरी तरह भूल गए कि बंबई के एक घर में एक औरत और 4 बच्चे दरवाजे पर आंखें टिकाए उनका इंतजार कर रहे हैं। वो औरत जिसके नाम का पवित्र सिंदूर उन्होंने 1954 में उस समय अपनी उंगलियों से भर दिया था, जब वे सिर्फ पंजाब के धर्म सिंह देओल थे। धर्मेंद्र ने अपनी जिद और अपने प्यार से हेमा मालिनी को तो मना लिया था, लेकिन अब उन दोनों के सामने सबसे बड़ी कानूनी, सामाजिक और नैतिक दीवार एक पहाड़ की तरह खड़ी थी। भारतीय कानून और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बेहद सख्त नियमों के तहत अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए और बिना उसे कानूनी रूप से तलाक दिए कोई भी हिंदू पुरुष दूसरी शादी किसी भी हाल में नहीं कर सकता। इस बहुत बड़ी कानूनी अड़चन को दूर करने के लिए धर्मेंद्र ने भारी मन से प्रकाश कौर के सामने तलाक का औपचारिक प्रस्ताव रखा। लेकिन यहीं पर पंजाब की उस जमीन से जुड़ी बेटी का असली स्वाभिमान और उसके अडिग संस्कार दुनिया के सामने आए। प्रकाश कौर ने तलाक देने से स्पष्ट और साफ शब्दों में इनकार कर दिया। प्रकाश कौर ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं, चाहे उनका पति दुनिया का सबसे बड़ा सितारा ही क्यों ना बन गया हो, वे अपना घर, अपना सिंदूर, अपनी जमीन का हक और अपने बच्चों के पिता का नाम किसी भी कीमत पर किसी भी दूसरी औरत को नहीं सौंपेंगी। यह पुरुष प्रधान सोच
फिल्म इंडस्ट्री के दोहरे मापदंडों और स्टारडम के अहंकार के खिलाफ एक अकेली औरत का सबसे मजबूत विद्रोह था। जब भारत के सख्त कानूनों के तहत तलाक का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, तो इस प्रेम कहानी को एक कानूनी जामा पहनाने के लिए एक ऐसे रास्ते का चुनाव किया गया जिस पर आज भी बहुत गहरी बहस होती है। ऐतिहासिक दस्तावेजों और कई वरिष्ठ खोजी पत्रकारों की रिपोर्ट्स के अनुसार अपनी इस शादी को कानूनी मान्यता दिलाने और सजा से बचने के लिए 1979 से 1980 के बीच धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। धर्म परिवर्तन के बाद कागजों पर धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान रख लिया और हेमा मालिनी ने अपना नाम बदलकर आयशा बी रख लिया। क्योंकि इस्लामिक कानून में एक पुरुष को एक से अधिक विवाह करने की कानूनी अनुमति है, इसलिए इस लूपहोल कानूनी खामी का पूरा फायदा उठाकर दोनों ने इस्लामिक रीति रिवाजों से शादी रचा ली। उस समय की मैगजीन्स और फिल्म इंडस्ट्री की पीआर मशीनरी ने इस पूरे गंभीर घटनाक्रम को महज एक सच्चे प्यार की महान जीत के रूप में पेश किया। दुनिया के सामने यह दिखाने की भरपूर कोशिश की गई कि इस शादी से किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जमीनी और भावनात्मक सच्चाई यह थी कि इस एक फैसले ने कई जिंदगियों को एक अजीब से घुटन भरे और दर्दनाक दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। समाज और उनके करोड़ों प्रशंसकों ने भले ही इस शादी को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन प्रकाश कौर के घर की चार दीवारी के अंदर जो भयंकर तूफान उठा था, उसे शांत करना दुनिया की किसी दौलत के बस की बात नहीं थी। प्रकाश कौर अपने स्वभाव से बेहद शांत, एकांत पसंद और खुद को कैमरों की नजरों से दूर रखने वाली महिला रही हैं। पूरे 50 सालों के इस लंबे इतिहास में उन्होंने केवल एक बार अपनी चुप्पी तोड़ी थी। साल 1981 में जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हो चुकी थी, जब पूरे देश में अफवाहों का बाजार बहुत गर्म था, तब पंजाब की इस स्वाभिमानी शेरनी ने एक मशहूर फिल्म पत्रिका स्टारडस्ट को अपना पहला और आखिरी ऐतिहासिक इंटरव्यू दिया। उस ऐतिहासिक इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें कहीं, वो आज भी भारतीय महिलाओं के आत्मसम्मान की एक सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती हैं। प्रकाश कौर ने बेहद बेबाकी से कहा था, अगर धर्मेंद्र की जगह दुनिया का कोई भी और आम आदमी होता तो वह भी मेरी इस सादगी के बजाय हेमा की उस बेपनाह खूबसूरती और स्टारडम को ही चुनता। लेकिन एक पत्नी होने के नाते मैं उनके इस फैसले को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे साथ जो किया वह मेरे और मेरे मासूम बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय था, लेकिन फिर भी वह मेरे बच्चों के पिता हैं। मैं आज भी उनका पूरा सम्मान करती हूँ। मुंबई के पॉश इलाके जुहू में धर्मेंद्र के 2 अलग अलग घर रहे। एक तरफ वो पुश्तैनी घर जहां प्रकाश कौर अपने बेटों के साथ रहती हैं, और कुछ ही दूरी पर हेमा मालिनी का अपना अलग बंगला। भौगोलिक दृष्टि से ये दोनों घर बहुत करीब हैं, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से इन दोनों घरों के बीच मीलों की एक ऐसी दूरी रही जिसे कोई नहीं पाट सका। प्रकाश कौर ने कभी हेमा मालिनी के घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा, और हेमा मालिनी ने भी कभी प्रकाश कौर के इलाके में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। यह एक ऐसा अनकहा समझौता रहा जिसे दोनों परिवारों ने अपनी अपनी शांति बनाए रखने के लिए ओढ़ लिया। लेकिन इस दिखावटी शांति के पीछे कई ऐसे दर्द छिपे रहे जो पारिवारिक समारोहों के समय सतह पर आ ही जाते थे। हेमा मालिनी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इस पूरे मामले पर बहुत सालों बाद अपना नजरिया रखा। हेमा मालिनी ने अपनी किताब में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि शादी के 40 से 50 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने आज तक प्रकाश कौर के घर में कभी कदम नहीं रखा। उन्होंने लिखा, मैंने धर्मेंद्र से शादी जरूर की, लेकिन मैंने कभी यह नहीं चाहा कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो या किसी का परिवार टूटे। इसलिए मैंने हमेशा उनके पहले परिवार के मामलों से खुद को पूरी तरह अलग रखा। इस बयान को अगर मनोविज्ञान और सामाजिक नजरिए से गहराई से समझा जाए तो यह असल में उस लक्ष्मण रेखा का प्रतीक है जिसे प्रकाश कौर ने अपने स्वाभिमान से खींचा था और जिसे हेमा मालिनी ने जीवन भर पार करने की कभी हिम्मत नहीं की। यह उस अपराध बोध या ग्लानि का भी अक्स है जो किसी दूसरे का बसा बसाया घर टूटने पर इंसान के मन में हमेशा रहता है। अपने अंतिम वर्षों में धर्मेंद्र अक्सर अपने फैसलों को लेकर बहुत भावुक और उदास नजर आने लगे थे।
अपनी बढ़ती उम्र के साथ इंसान को केवल मानसिक सुकून और परिवार की एकजुटता की तलाश होती है। अपने गुजरने से कुछ साल पहले धर्मेंद्र ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर भावुक होकर अपनी बेटियों और हेमा मालिनी के लिए माफी भरे भाव प्रकट किए थे। उन्होंने अपने बयानों में यह दुख जाहिर किया था कि वे कई चीजों को उस तरह नहीं संभाल पाए जैसा उन्हें संभालना चाहिए था। धर्मेंद्र ने अपनी खुशी चुनी थी, लेकिन इस फैसले ने दोनों परिवारों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी थी जिसे वे जीवन के अंतिम दिनों तक पूरी तरह से भर नहीं पाए। और फिर वह दिन आया जिसने भारतीय सिनेमा के एक बहुत बड़े युग का अंत कर दिया। उम्र संबंधी बीमारियों और सांस लेने में तकलीफ के चलते बॉलीवुड के असली ही मैन धर्मेंद्र जी का उनके मुंबई स्थित आवास पर निधन हो गया। धर्मेंद्र का जाना केवल एक सुपरस्टार का जाना नहीं था, बल्कि एक पूरे युग की समाप्ति थी। दुख की इस सबसे बड़ी घड़ी में भी वो दोनों परिवार कभी एक नहीं हो पाए। धर्मेंद्र जी के अंतिम संस्कार और श्मशान घाट पर सनी देओल, बॉबी देओल और प्रकाश कौर का परिवार एक साथ मौजूद था, जो गहरे सदमे में था। लेकिन दूसरी तरफ हेमा मालिनी, ईशा देओल और अहाना देओल ने अपना शोक अलग मनाया। मौत भी उस लक्ष्मण रेखा को नहीं मिटा पाई जो 1980 में खिंच गई थी। एक इंसान जिसने दोनों परिवारों से बेइंतहा प्यार किया, उसके जाने के बाद भी दोनों दुनियाएं अपनी अपनी सीमाओं में सिमटी रहीं। यह इस बात का सबसे बड़ा और कड़वा सबूत था कि दिल पर लगे कुछ घाव मौत के बाद भी नहीं भरते। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की यह कहानी सिर्फ 3 लोगों का निजी मामला नहीं, बल्कि समाज और फिल्म इंडस्ट्री के दोगलेपन का सबसे बड़ा उदाहरण है। जहां आम इंसान के ऐसे फैसलों पर समाज ताने देता है, वहीं सुपरस्टार्स की गलतियों को पीआर एजेंसियां महान प्रेम कहानी बनाकर महिमा मंडित कर देती हैं। इस पूरी दास्तान में प्रकाश कौर इकलौती ऐसी महिला है जिन्होंने साबित कर दिया कि अपनी गरिमा बचाने के लिए कैमरों की जरूरत नहीं होती। असली ताकत दुनिया की शोहरत में नहीं, बल्कि खामोशी से अपने उसूलों पर टिके रहने में होती है। तो दोस्तों, इस अनफिल्टर्ड सच पर आपकी क्या राय है? क्या समाज ने प्रकाश कौर के महान त्याग को नजरअंदाज किया? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह निष्पक्ष पड़ताल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही ऐतिहासिक और तथ्यपरक खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।